नमस्कार। आज हम स्टीवन कैलाहान की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। जी हाँ, एक आदमी जो अटलांटिक महासागर में, सोचिए, एक छोटी सी लाइफ राफ्ट पर 76 दिन तक अकेला भटकता रहा। हमारे पास उनके अपने लिखे संस्मरण हैं, कुछ इंटरव्यूज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि इंसान जब बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाता है तो कैसे जिंदा रहता है, कैसे कैसे जुगाड़ लगाता है। बिल्कुल, ये कहानी है इंसान की जिद की, उसकी हिम्मत की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1982 की। स्टीवन कैलाहान जो खुद एक अनुभवी नाविक और नाव डिजाइनर थे, हाँ, उन्होंने अपनी खुद की एक नाव बनाई थी, छोटी सी, 21 फुट की। नाम था नेपोलियन सोलो। उसी नाव पर वो अकेले निकले थे कैनरी द्वीप से एंटीगुआ के लिए। देखिए, अकेले समंदर पार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा। लेकिन जो उनके साथ हुआ वो तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सफर शुरू हुए मुश्किल से एक हफ्ता ही हुआ था। रात का वक्त, तूफान आया हुआ था और अचानक उनकी नाव किसी चीज से टकरा गई, जोर से। पता नहीं चला किससे, शायद कोई वेल रही हो या कुछ और बड़ा। हाँ, और नाव तेजी से डूबने लगी। उन्हें फौरन नाव छोड़नी पड़ी। और वो कूद गए एक छोटी सी इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट में। 6 लोगों की कैपेसिटी वाली थी वो, नाम दिया था रबर डकी 3। अब यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आता है। उनकी नाव डूब रही थी लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो वापस जी, जाएंगे। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन उन्हें पता था कि राफ्ट में सामान ना के बराबर है। तो वो वापस गए, डूबती नाव में गोता लगाया और जरूरी सामान निकाला। थोड़ा पानी, कुछ खाने का सामान, फ्लेयर्स। और हाँ, एक भाला फेंकने वाली बंदूक और सबसे जरूरी वो सोलर स्टिल्स और एक सर्वाइवल मैनुअल। ये बहुत बड़ा रिस्क था, पर शायद यही चीजें थीं जिन्होंने बाद में उनकी जान बचाई। बिल्कुल, अब सोचिए उनकी हालत। अटलांटिक के बीचों बीच, जमीन कहीं नहीं दिख रही, सैकड़ों मील दूर। और सबसे पहली चिंता, पानी। राफ्ट में जो पानी था वो बस कुछ ही दिन चलने वाला था। उनके पास वो सोलर स्टिल्स थे जो समुद्री पानी को पीने लायक बना सकते हैं। मतलब सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, फिर ठंडा होके इकट्ठा होता है, नमक नीचे रह जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो स्टिल्स बहुत पुराने थे, शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने के प्रोटोटाइप्स, और वो ठीक से काम ही नहीं कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत थी। पानी के बिना तो कुछ घंटे भी मुश्किल हैं। यहीं पर उनकी वो कहते हैं ना सरलता, या कहिए जुगाड़ करने की काबिलियत काम आई। हाँ, उन्होंने क्या किया कि 3 में से एक स्टिल को पूरा खोल डाला, ये समझने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करता है। बिल्कुल, पुर्जा पुर्जा अलग कर दिया और फिर किसी तरह उसे ठीक करके या समझ के वो बाकी स्टिल से रोज का करीब आधा लीटर पानी बनाने में कामयाब हो गए। आधा लीटर, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर जिंदा रहने के लिए काफी था। हाँ, उन्होंने बारिश का पानी भी इकट्ठा करने की कोशिश की, पर नाव की जो छतरी थी उसके रंग की वजह से पानी खराब हो जाता था। तो पानी का इंतजाम किसी तरह हुआ। अब अगली जरूरत, खाना। शुरुआती राशन तो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। फिर क्या? फिर उन्हें शिकारी बनना पड़ा। उन्होंने खुद कहा, एक जलीय गुफा मानव की तरह जीना पड़ा। अपनी भाला बंदूक से वो मछलियां पकड़ते थे, ज्यादातर माही माही या ट्रिगर फिश। और सिर्फ वही नहीं, कभी कभी उड़ने वाली मछलियां खुद ही नाव में आ गिरती थी। अच्छा। हाँ, और नाव के नीचे जो बार्नेकल्स चिपक जाते थे, वो भी खाते थे। यहाँ तक कि कभी कभार कोई थका हुआ पक्षी नाव पर बैठ जाता तो वो भी। ओह, मतलब जो मिला उसी से गुजारा करना पड़ा। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह हुई कि धीरे धीरे उनकी उस छोटी सी राफ्ट के आसपास पानी के नीचे एक पूरा इकोसिस्टम जैसा बन गया। छोटी मछलियां छिपने आती और उन्हें खाने बड़ी मछलियां। तो एक तरह से नाव ही चारा बन गई मछलियों के लिए। आज इसने अनजाने में उनकी मदद की, लेकिन ये सब आसान नहीं था। शारीरिक और मानसिक तौर पर वो टूट रहे थे। वजन बहुत कम हो गया था, खारे पानी की वजह से शरीर पर गहरे दर्दनाक जख्म हो गए थे। हर वक्त प्यास, भूख और वो भयानक अकेलापन, मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी। उन्होंने अपने डर और निराशा से लड़ने के लिए एक मानसिक तरकीब भी अपनाई थी। अपने दिमाग को जैसे 3 हिस्सों में बांट लिया। हाँ, एक कैप्टन जो फैसले लेता था, एक क्रूमैन जो काम करता था, और एक जज्बाती हिस्सा जो डरता था, रोता था। ये शायद खुद को संभाले रखने का एक तरीका था। बिल्कुल। और मुश्किलें खत्म नहीं हो रही थी। एक रात तो एक बड़ी शार्क ने राफ्ट पर हमला कर दिया। ओह, फिर क्या हुआ? उन्होंने भाले से उसे मारकर भगाया। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए इसके लिए। और शायद सबसे ज्यादा तोड़ने वाली बात ये थी कि उन्होंने कुल 9 जहाजों को वहां से गुजरते देखा। 9 जहाज! उन्होंने फ्लेयर्स भी चलाए, मदद के लिए इशारे किए। लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा।
या शायद देखकर भी अनदेखा कर दिया। ये उम्मीद का बार-बार टूटना बहुत मायूस करने वाला रहा होगा। यकीनन। और फिर एक और बड़ी मुसीबत आई। क्या हुआ? एक बार उन्होंने भाले से एक मछली पकड़ी। वो मछली छटपटाते हुए नाव के निचले हिस्से से टकराई और उसमें छेद कर दिया। अरे नहीं। राफ्ट में छेद। हाँ, जो इन्फ्लेटेबल हिस्सा था उसमें। हाँ, अब नाव धीरे धीरे हवा खोने लगी, अस्थिर हो गई। इससे तो मछली पकड़ना, पानी जमा करना सब मुश्किल हो गया होगा। नामुमकिन सा हो गया था। 10 दिन तक वो उस छेद को ठीक करने की कोशिश करते रहे, पर कुछ हो नहीं पा रहा था। वो लगभग हिम्मत हार चुके थे। 10 दिन। हाँ, फिर अचानक उन्हें एक आइडिया आया, बहुत ही अजीब सा। उनके पास एक फोक। फोक था, खाने वाला फोक। फोक, उससे क्या धन्यवाद। किया? उन्होंने उस फोक से छेद को थोड़ा और बड़ा किया ताकि वो जो पैच लगा रहे थे वो ठीक से अंदर जा सके, और फिर उसे तार से कस दिया। और वो काम कर गया? हाँ, वो जुगाड़ काम कर गया। नाव फिर से स्थिर हो गई। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत कहा है। और ये है भी हार ना मानने का और बिल्कुल अनोखे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बेहतरीन उदाहरण। सही कहा। लेकिन मुश्किलें अभी बाकी थीं। सफर के आखिरी के करीब उनके वो सोलर सेल भी खराब होने लगे। पानी बनना लगभग बंद हो गया। अब वो वाकई बिल्कुल अंत के करीब थे, शारीरिक रूप से भी और शायद मानसिक रूप से भी। हाँ, जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी उन्हें कुछ निशान दिखने लगे। दूर से आते पक्षी, पानी में तैरते हुआ कचरा। ये जमीन के करीब होने के संकेत थे। और फिर 76th डे, ग्वादलूप के पास एक छोटा सा द्वीप है, मैरी गैलांटे। वहां के मछुआरों ने उन्हें देख लिया। कहते हैं मछुआरों का ध्यान नाव के ऊपर मंडरा रहे पक्षियों की वजह से गया। उन्हें बचा लिया गया। उनका वजन 1/3 कम हो चुका था, पूरा शरीर जख्मों से भरा था। ठीक होने में कई हफ्ते लगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने भयानक अनुभव के बाद भी कैलाहन आज भी समंदर से सेलिंग से प्यार करते हैं। जी, वो कहते हैं कि इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया, बेहतर के लिए। इसने उन्हें जिंदगी की कीमत सिखाई। और उन्होंने मशहूर फिल्म लाइफ ऑफ पाई में सलाहकार के तौर पर भी काम किया। उस फिल्म में कई सीन उनके अपने अनुभवों से लिए गए हैं। हाँ, वो फिल्म भी सर्वाइवल की एक अद्भुत कहानी है। स्टीवन कैलाहन की ये कहानी, ये इंसान की हिम्मत, उसकी सरलता और किसी भी हाल में जीने की जबरदस्त इच्छा का सबूत है ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करती है। कि जब हम अपनी सीमाओं के बिल्कुल अंत तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी अनजान ताकतें, कौन से हुनर छुपे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। शायद इस पर हमारे सुनने वाले भी सोचें।